नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार बोर्ड की बातचीत के सेशन 2 में। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जो कि हाल ही अमेरिका में हुए हैं। इस वीडियो में आज हम जिक्र करने वाले हैं जैसे अमेरिका में चुनाव की प्रणाली क्या है, अमेरिका में जो सरकार बनी है उससे भारत को लाभ है या नुकसान है, और जैसे दूसरे पक्ष में कमला हैरिस थी, उनके हारने के कारण क्या है, इन सभी बातों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो सर, जैसा कि अभी 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए थे। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया वैसी ही है जैसे भारत में राष्ट्रपति की, या उससे अलग है? देखिए, अगर भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो बिल्कुल एक तरह से कहें तो बिल्कुल अलग है। अच्छा जी, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो हमारी पार्लियामेंट के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी भाग लेते हैं, दोनों सदनों के। अच्छा, ऐसे ही हमारे जो राज्य की विधानसभा है हाँ, उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अच्छा, लेकिन जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है वो एक तरह से हम माने तो जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इस ऐसी प्रक्रिया है वहाँ पर। अच्छा, अप्रत्यक्ष तरीके से। जी, प्रत्यक्ष तरीके से होता है हमारे यहाँ पर सांसदों के चुनाव, जी है कि नहीं? जी, लोकसभा और उसके जी, लोकसभा के सांसदों के चुनाव, जी, वहां पर ऐसे ही उनके प्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं और वो प्रतिनिधि जी, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक वहां पर एक वो स्विंग स्टेट का और एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। 7 स्विंग हाँ। स्टेट हैं जो 7 स्विंग स्टेट इस बार थे, बल्कि इनकी संख्या बदलती रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट और 7 और थे जी, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे एक तरह से चुनाव में। जी, मुख्य जो इनकी एक तरह से विपक्ष में थी वो कमला हैरिस, भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। जी, जीत करके डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। जी। उनकी जीत में कौन कौन से मुख्य फैक्टर्स थे? देखिए, हम मुख्य फैक्टर की बात करें तो इसमें 2-3 ही निकल के आते हैं। अच्छा, जैसे आपने एक घटना सुनी होगी चुनाव के दौरान ही, जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय वहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तब कुछ अज्ञात लोगों ने वहाँ पर फायरिंग की थी, जो उनको भी लगी थी। हाँ जी, उनके कान को छूते हुए गए थे। वहाँ पर एक नागरिक की मौत भी हुई। अच्छा, और कुछ लोग घायल भी हुए थे। तो उस वहाँ से ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो उस टाइम जनता का रुझान जो कमला हैरिस की तरफ पहले चल रहा था, वो एक तरफ से लगभग 70% डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आ गया था उस घटना से। मतलब एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को वहां से सहानुभूति मिली, जनता का समर्थन मिला जी। और अमेरिका में तो ऐसा कहते हैं कि ये जो अनुपात है ये बहुत ज्यादा बड़ा अनुपात नहीं रहता, 49-51 के आसपास रहता है। बिल्कुल। तो वहां पर 70% तक एक तरफ हो जाना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ एक रोल जो वहां पर प्ले हुआ था एलन मस्क, बिल्कुल सही बात। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इनके समर्थन में थे। जी बिल्कुल, प्रत्यक्ष। बिल गेट्स जी कमला हैरिस की तरफ थे। जी। और वहां पर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां पर पूरी मीडिया थी, आपको पता हो तो। अच्छा, तब एलन मस्क ने उनका साथ दिया था और उन्होंने कई ऐसी बातें भी बोली थी अपनी चुनावी सभाओं के दौरान। हम जो रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उनको रोकने के लिए हम बातचीत करेंगे, जो इजराइल हमास में युद्ध चल रहा है उनको हम, ऐसा कहा था कि हम 24 घंटे में इस युद्ध को रोक देंगे। और उन्होंने जो वहाँ पर भारतीय मूल के लोग हैं उनको अपनी ओर रुझान अपनी ओर झुकाने के लिए, जो बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर जो हमला हुआ था उनकी जिक्र भी उन्होंने अपने चुनावों में की थी। तो मुझे वोट बैंक, हाँ, जो भारतीय समुदाय वहाँ पर भी बहुत लगभग काफ़ी संख्या में
नहीं, मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने कहा था कि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जी वो ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध है उसको रुकवा देंगे। जी। अमेरिका को क्या नुकसान है रूस यूक्रेन युद्ध से? उनको क्या दिक्कत है? देखिए, अमेरिका विकसित। मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें कि जो जो बाइडेन की जो सरकार थी, जी जो बाइडेन सरकार जो है वो यूक्रेन के फेवर में थी, स्पष्ट दिख रहा था जी, सबको। वो नाटो हाँ, के हाँ, साथ। और बहुत बड़ी संख्या में एक तरह से कहें कि यूक्रेन का जो बाइडेन सरकार ने सपोर्ट किया था। जी बिल्कुल। बहुत बड़ी एक मुद्रा जो है कि कोष हाँ, उनके लिए दिया था, जी है ना? तो अगर वो रुक जाएगा, जी युद्ध रुक जाएगा, तो अमेरिकी जनता का जो पैसा है जी वो भी रुक जाएगा, वो भी उधर नहीं जाएगा, जी है कि नहीं? इसकी वजह से ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिकी जनता भी इस युद्ध को रुकवाना चाहती जी थी, बिल्कुल। और इस वजह से अमेरिकी जो जनता है वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में हो गई, जी है ना? जी, बहुत बढ़िया सर। कमला हैरिस के हारने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, कमला हैरिस की बात करें तो हारने का मुख्य कारण मुझे तो एक ही नज़र आता है। उन्होंने अगर वो जीतेंगी, हम्म, अगर वो इस चुनाव को जीतती, तो उनके पास वो रोड मैप नहीं था अमेरिका अच्छा। के लिए कि मुझे क्या करना है, आगे अमेरिका को किस तरह से और आगे ले जाना है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट अमेरिका की बात की थी, हम्म, तो इस तरह से कमला हैरिस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि वो उसको जो अपने वहाँ के नागरिकों को रुझाने में सहायक नहीं बनी, और उनके भाषणों में ऐसा मुझे प्रभाव देखने को नहीं मिला। अच्छा, जैसे एक जो चुनावी नेता होता है उसे जैसे एक मतलब अपनी ओर आकर्षित करने का एक एक तरह से कहे कि तजुर्बा होता है तजुर्बा नेता, होता एक नेता के अंदर, जी वो उसके अंदर। वैसे अगर एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं का फेवर तो था, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई महिला हाँ राष्ट्रपति जी के एक तरह से राष्ट्रपति बनने के के लिए, है लिए ना, जी एक मौका था पहला, जी है ना? इस वजह से महिलाएं कहीं ना कहीं इसको लेकर के अग्रेसिव थी कि भाई जी महिला जी। महिला कोई राष्ट्रपति। जैसे कि मैं इसमें अनुपात में बात करूं तो लगभग 52% महिलाएं कमला हैरिस की तरफ थी, हाँ, और 48% के लगभग डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाँ, हाँ, तो वही एक तरह से महिलाओं की कहीं ना कहीं संख्या उनके फेवर में थी। फेवर में। लेकिन और जो कारण है वो ये है कि एक तरह से रोड मैप सही तरह से वो तैयार नहीं नहीं पाए, कर पाई है जी ना? दूसरा फैक्टर ये है कि भाई वो बहुत बड़े बड़े वादे कर चुके थे, अब वो देखना है कि कितना हद तक उनको डोनाल्ड ट्रंप पूरा कर पाएंगे, जी है ना? ये है। लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, ऐसा मैंने सुना है, देखा भी है एक दो न्यूज में कि उनके ऊपर कुछ केस हैं, जी। तो राष्ट्रपति बनने के बाद वो जो केस हैं वो किस हद तक कारगर होंगे? क्या कोई प्रभाव डालेंगे उनके ऊपर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए? देखिए, अब तक की बात करें वर्तमान में, हम्म, तो अब तक उन्होंने प्रभाव डाला है उन केसों ने, वो उन अच्छा। पर लगातार चल रहे हैं, हम्म, कोर्ट में हैं। लेकिन हम्म, बाकी जब वो उनका नाम आया था हम्म, राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो वहाँ की कोर्ट ने ऐसा कहा था कि इनकी सज़ा जो भी होगी वो चुनावों के बाद तय होगी। तय होगी। अच्छा। तो वहाँ पर उनको रोक दिया था उस टाइम तक। लेकिन अब इसकी तारीख फिक्स कर दी गई है 26 नवंबर, जहाँ से कोर्ट का फैसला आएगा इनके ऊपर। हम्म, इन पर जो केस चल रहा था हम्म, वो जो 2020 में इससे पहले वाले चुनाव में हम्म। इन्होंने उन जो चुनावी प्रक्रिया होती है उन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का कहीं मामला इनका नाम आया था उसमें। पहले वाले इलेक्शन में जी जिसमें हारे थे ये? जी। अच्छा। इन्होंने अपने उन चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया था। अच्छा, जी ये मुद्दा था। जी अब इसके ऊपर एक तरह से उसका वहां की कोर्ट का वो जो है फैसला आने वाला है 26 नवंबर नवंबर को। को जी वहां पर पता चलेगा कि क्या रहने वाला है, क्या इनके ऊपर जो मतलब होने वाला है केस में, है जी ना? अंतिम जो केस का रिजल्ट है वो 26 नवंबर को होगा। जी। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसमें राष्ट्रपति के रूप में जो ये शपथ शपथ लेंगे हाँ। वो जनवरी 2025 जी, में, वो क्या है है ना? कि अमेरिका में दो चीज़ें फिक्स होती हैं। हम्म, वहाँ पर जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो नवंबर माह में मंगलवार के दिन ही होता है।
चुनाव प्रक्रिया, अच्छा, चुनाव जो वोटिंग होती है जी वो मंगलवार को, हाँ, कौन से मंगलवार को? वो मंगलवार कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो महीना होता है वो नवंबर ही होता है। वो नवंबर होता है। जी अच्छा, मंगलवार उसमें डिसाइड कर लिया जाता है, जी। वो हो जाता है, ठीक है। और जो शपथ प्रक्रिया होती है वो भी फिक्स होती है 20 जनवरी को अगले साल, यानी जैसे इस साल अब चुनाव हुए 2024 में, तो अगले साल 20 जनवरी 2025 को शपथ ली। मतलब आपका ये है कि नवंबर के महीने में चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, जी और उसके बाद में 1 दिसंबर का महीना, दिसंबर को छोड़ने के बाद फिर जनवरी का जो महीना होता है अगले साल का, उसमें वहां पर राष्ट्रपति जो चुन करके आते हैं वो शपथ लेते हैं। जी। अच्छा, अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, या ये सारी शक्तियां जो बाइडेन के पास हैं? देखो, शक्तियां तो डोनाल्ड ट्रंप के पास आ जाती है, अच्छा। व्हाइट हाउस में वो पहुंच चुके हैं हम्म। और उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है, हम्म। और उन्होंने अपने एक प्रेसिडेंट को भी नियुक्त कर दिया है अच्छा। व्हाइट हाउस में। हम्म। तो इससे पता लगता है कि ये प्रक्रिया अब डोनाल्ड ट्रंप ही आगे चलाने वाले हैं। अच्छा, लेकिन राष्ट्रपति, मेरा मतलब यह है कि अगर जैसे मान लीजिए वहां के किसी सरकारी दस्तावेज पर कोई साइन होगा, जी कोई जी। भी जैसे साइन होगा या कोई भी कार्य कार्य होगा, होगा। तो वो किसके नाम से होगा, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, 20 जनवरी तक तो जो बाइडेन का ही नाम चलेगा, अच्छा। तब शपथ ले लेंगे हम्म। तब उनका नाम चलेगा, उससे आगे जो भी कार्य। अपने यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जी, वहां पर 4 साल 4 का साल होता का है। होता तो ये जो कार्यकाल है ये 4 साल शपथ से काउंट होंगे या फिर रिजल्ट से? है। ये शपथ से, मेरे हिसाब से शपथ तो से ही होने चाहिए, शपथ से ही होंगे मेरे हिसाब क्योंकि से। अगर अभी आप ये कह रहे थे कि वहां के जितने भी सरकारी कार्य हैं, चुनाव जीत गए जो डोनाल्ड ट्रंप, और फिर भी अभी जो सरकारी जितने भी कार्य हैं वो जो बाइडेन के उससे हो रहे हैं, नाम से हो रहे जी हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि बेशक शक्तियां आ गई हो, लेकिन अभी भी उन शक्तियों को वो एक तरह से कहे कि अप्लाई नहीं कर सकते, जी है कि जी नहीं? जी। ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस वीडियो का उद्देश्य अमेरिका, जो कि एक पावरफुल कंट्री है, उसके राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का चुनना, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि पहले हमारे लिए बहुत कहीं हद तक एक तरह से कहे कि लाभकारी सिद्ध हुए थे, उनके इस कार्यकाल में देखना है कि वो भारत के साथ किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, और आगे आने वाली नीतियों में वो किस तरह से भारत का समर्थन करते हैं, विश्व स्तर पर किस तरह से वो भारत के साथ अपनी मित्रता को और आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।